हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से इक्तादारी सिस्टम के विषय में बात करूँगी। यदि हम भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ के विषय में बात करते हैं तो इस समय की एक सबसे बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं प्रशासनिक तंत्र को लेकर के यह रही थी कि भारत में पहली बार इक्तादारी व्यवस्था स्थापित हुई थी। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के या पीजी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित होंगे तथा जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी मेरे ये वीडियो उन्हें सहायता पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं द इक्तादारी सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ सबसे पहले ये समझना होगा कि इक्तादारी सिस्टम है क्या और ये इक्तादारी सिस्टम को क्यों लागू किया गया था और कब इसे लागू किया गया था। यहाँ पे फर्स्ट इसके विषय में यदि हम बात करें, इक्तादारी सिस्टम जो है यह नाम ही आया है इक्ता से, और इक्ता का अगर हम सरल भाषा में इसके विषय में बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रोविंसेस। और यहाँ पे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के समय में हम यह देखते हैं कि वो लगातार विद्रोहों से संघर्ष करता रहा था और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी रहा था। उसका एक ही कार्य रहा था कि उसने साम्राज्य को या दिल्ली सल्तनत के अधीन जितने भी क्षेत्रों पर वह अधिकार कर पाया था उसे वो क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं कि उसे विभाजित करने का कार्य किया था प्रशासन को चलाने के लिए। परंतु आगे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में जो सबसे योग्य शासक रहा था प्रथम इल्तुतमिश, उसके अधीन इक्तादारी सिस्टम जो है वह अच्छे से या सुव्यवस्थित तरीके से स्टैब्लिश हो पाया था। और इसी के साथ भारत में पहली बार इक्तादारी सिस्टम की विशेषताओं से हम रूबरू हो पाते हैं। और इक्तादारी सिस्टम थी क्या या इसके क्या हम कह सकते हैं कि महत्व रहा था और इसे क्यों लागू किया गया था, इसके विषय में आगे आप लोगों से चर्चा करूंगी। अब यदि यहाँ पे इक्ता के विषय में हम बात करते हैं तो इक्ता का अर्थ ही होता है प्रांतों से या जो विभाजित भूखंड रहे थे उनसे, क्योंकि यहाँ क्लियरली ये मेंशन हमें कहीं भी नहीं मिलता है कि वो प्रोविंसेस ही था। वहाँ इतना हमें जरूर पता है कि जो इक्ता था वो डिवीजन रहा था, जो साम्राज्य का था इल्तुतमिश के अधीन, उसे डिवाइड करते हुए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया गया था। क्योंकि इल्तुतमिश जब शासन पे आया था या राजगद्दी पे बैठा था, राजकोष बिल्कुल ही खाली था, तो एक वो रास्ता निकाला गया था कि किस प्रकार से इक्तादारों को भूखंड देते हुए सैन्य व्यवस्था और तथा करों की वसूली की जा सके। और यही जो इक्ता थे, इन्हीं वो इनके हेड होते थे या प्रधान होते थे, उन्हें ही हम इक्तादार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें इक्ता शासन व्यवस्था के विषय में, तो ये कहा जा सकता है कि इक्तादारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बड़े क्षेत्र के जो इक्तादार थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन्हें काफ़ी अधिकार भी प्राप्त रहते थे। वह अपने अधीन आने वाले क्षेत्र में गवर्नर की हैसियत रखा करते थे। अब यहाँ पे जो इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद रहा था इल्तुतमिश का, उसके विषय में यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी। जो फर्स्ट रहा था वह था सेना को लेकर के या आर्मी, एक सशक्त आर्मी को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि उसके पास में राजकोष में उस समय उतना धन नहीं रहा था कि वो केंद्र में एक स्टैंडिंग आर्मी रख सके। तो इस वजह से इक्तादारों को भूखंड देने के साथ में उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि वो सैनिकों की नियुक्ति कर सकते हैं और अपने अधीन सेना रख सकते हैं, और जब भी केंद्र को आवश्यकता होगी सैनिकों की तो ये ड्यूटी होता था इन्हीं इक्तादारों का कि वो सैनिकों को और जितने भी सैन्य या हथियार होते हैं उन्हें वो शासक को पहुंचाए। और दूसरा था करों को लेकर के या टैक्स को लेकर के, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश लगातार जो है युद्ध में या विद्रोहों को दबाने में ही संलग्न रहा था। तो इक्तादारों को यह अधिकार दिया गया था कि जितनी भी भू राजस्व आती थी उस पे टैक्स वसूला जो जाता था उसे शासक को पहुंचाए। तो ये दोनों ही उद्देश्य रहे थे इक्तादारी व्यवस्था को स्टैब्लिश करने का। पहला तो कि सैन्य व्यवस्था को या आर्मी को जो स्टैब्लिश करने के लिए, और दूसरा टैक्सेशन को लेकर के या जो कर है उसकी वसूली को लेकर के। और यही दो अधिकार क्योंकि जो दिए गए थे इक्तादारों को, ये इन्हें भी मजबूत बनाने का या इन्हें समाज में एक विशेष दर्जा देने का भी कार्य करता था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि बड़े इक्तादारों के बाद में कि उनके अधीन जितने भी प्रदेश रहते थे उससे वो लगान वसूल करते थे, और साथ ही साथ जो बड़े इक्तादार थे वो अपने अधीनस्थ प्रदेश में प्रांतीय गवर्नर का कार्य भी संपादित करते थे। जैसा कि मैंने अभी पहले ही चर्चा किया आप लोगों से
कि जो इक्तादार थे एक्चुअली वो प्रांतीय गवर्नर का जो कार्य होता है, जो प्रारंभ से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के समय में भी हम देखते हैं, जब भी जहाँ भी प्रांतीय जो डिविजन्स होता था, नाम उसका जो भी रहा हो, उसके जो अधीन होता था प्रांत या जो उसके गवर्नर होते थे, उसके कार्य की समतुल्य ही जो इक्तादार थे वो कार्य किया करते थे। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो लगान वसूली का जो कार्य था वह इन इक्तादारों के द्वारा किया जाता था। उनका ये उद्देश्य होता था कि लगान वसूली करते हुए शासक को जो उनका हिस्सा होता था वो पहुंचाने के पश्चात जितना अधिक से अधिक अपने पास में शेष कर के रूप में वो धन एकत्रित कर सकते थे वो अपने पास में किया करते थे। परंतु यहाँ पे इसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं ये रहा था कि इस कारण से जो किसान थे उनका शोषण भी हुआ करता था। कानून व्यवस्था को लेकर के भी इंतजाम इनके द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये प्रांतीय गवर्नर थे, या हम कह सकते हैं कि जो भी क्षेत्र रहा था या इक्ता रहा था उसके ये हेड थे, तो वहाँ के कानून व्यवस्था की देख रेख करना भी इन्हीं के अधीन हो जाता था। मुकदमों की सुनवाई भी इन्हीं के द्वारा की जाती थी। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि जो काजी थे उनकी नियुक्ति इक्ता में की जाती थी और इक्तादारों के अधीन ही काजी कार्य करते थे और अंतिम जो फैसला हुआ करता था वह इक्तादारों का होता था। परंतु यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन में जितने भी शासक रहे थे, अंतिम जो फैसला हुआ करता था वह केंद्र में जो शासक थे या जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहते थे वो उन्हीं के अधीन होता था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो सैन्य जो है सेवा या सैनिक सेवा इक्तादारों के द्वारा प्रदान की जाती थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत दोनों ही श्रेणियों के इक्तादारों को वेतन के रूप में अपने अधीनस्थ प्रदेश से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। इक्तादारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित दूरस्थ प्रांतों में प्रभावशाली शासन व्यवस्था करने में रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हो या इल्तुतमिश, दोनों ही क्योंकि लगातार युद्ध में ही संलग्न रहा था या विद्रोहों को दबाने में, तो ये एक सबसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा तरीका रहा था कि किस प्रकार से जो दूरस्थ क्षेत्र रहे थे या प्रांत रहे थे उस पे अपना शासन व्यवस्था या शासन कायम किया जा सके, और इसी का हम कह सकते हैं कि ये आधार भी बना था इक्तादारी व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में स्थापित करने के लिए। इक्ता का शासन नायब अली तथा मुक्ति या मुक्ता द्वारा संचालित होता था, परंतु मुख्यतः जो इक्ता के जो हेड होते थे उन्हें इक्तादार कहा जाता था या वली के नाम से हम इन्हें जानते हैं। उल्लेखनीय है कि यह पद वंशानुगत नहीं होता था। इक्तादारी व्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो जैसे कि इसकी एक विशेषता रही थी कि ये प्रांतों के जो हेड थे वो इक्तादार ही रहते थे, परंतु ये पूरा निर्भर होता था शासक के अधीन कि वो कौन से इक्तादार को किन क्षेत्र में नियुक्त करते हैं, कौन से इक्तादारों को वो इक्ता लगातार कितने वर्षों के लिए उनके अधीन रहने देंगे और किस समय इक्तादारों को उनके पद से हटाना है। ये सभी निर्णय जो है वो केंद्र में शासक या दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे थे वही लेते थे। किसी भी समय हमें यह देखने को नहीं मिलता है कि जो पद है इक्तादारों का वह वंशानुगत हुआ हो। प्रशासनिक, सैनिक और भू राजस्व तीनों ही इक्ता में सम्मिलित होते थे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बात की कि प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का एक ये बहुत ही अच्छा तरीका रहा था, जिस वजह से केंद्र में शासन के अलावा प्रांतीय जो प्रशासन रहा था उसको भी मजबूत बनाने का ये कार्य किया था। और क्योंकि जो सैन्य सेवा था वह इक्तादारों के अधीन रहा था तथा भू राजस्व वसूली भी इक्तादार ही किया करते थे, तो ये तीनों ही कार्य या इनका जो बिंदु था वह इक्तादारी व्यवस्था में ही समाहित हो जाता है। इसका स्वरूप सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता था। अब जैसा कि हम देखते हैं कि इक्तादारी व्यवस्था के अधीन जो इक्तादार होते थे वो अलग अलग जाति से आते थे, और जिस प्रकार से उनका हम कह सकते हैं कि उस समय का जो आमिर वर्ग रहा था उसमें सबसे अधिक जो स्थान दिया जाता था वो इन इक्तादारों को ही प्राप्त होता था। और जिस प्रकार का इनका सामाजिक स्तर या हम कह सकते हैं कि इनका सामाजिक सर्वोच्चता उनका रहता था, उसी के आधार पे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक जो कार्य थे वो उन्हें सौंपे जाते थे। अब्बासी खलीफा के काल में ही पहली बार इक्ता का प्रयोग हुआ था। यदि हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं तो हमें ये मालूम है
कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अब्बासी खलीफा के प्रशासनिक तंत्र को अपनाने का कार्य किया था। यदि जब हम केंद्र में शासन के विषय में भी बात करते हैं तो शासक के बाद में जो 6 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे उसका भी अनुसरण किया गया था। अब्बासी खलीफा के तरह ही भारत में उसे लागू किया गया था। ठीक इसी प्रकार अब्बासी खलीफा जो है वो अपने अधीन में प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए इक्ता का या इक्ता में डिवीजन अपने साम्राज्य को किया करते थे और इसी का अनुसरण करते हुए भारत में भी दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इक्ता का प्रयोग या इक्तादारी व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए भी इक्ता व्यवस्था लागू की गई थी। अब जब यहाँ पे मंगोल आक्रमण के विषय में हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि धन का व्यय इन आक्रमणों को रोकने में व्यय होता था और इसमें सबसे अधिक जिसका इसका सामना करना पड़ा था, सबसे पहले इसका प्रारंभ इल्तुतमिश के हम समय काल में देखते हैं, शासन काल में, इसके पश्चात बलबन के शासन काल में और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। तीनों के ही शासन काल के समय में हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण के कारण बहुत ही आर्थिक बोझ जो है वह दिल्ली सल्तनत पर पड़ा था। तो यहाँ पे इक्तादारों को भू राजस्व वसूली का कार्य देने का वजह एक ये भी रहा था कि जितने भी दूरस्थ प्रांत रहे थे वहां से भू राजस्व की वसूली करते हुए, कर संग्रह करते हुए केंद्र में राजकोष में धन को पहुंचाना और दूसरा जो कृषि योग्य भूमि था उसे भी कृषि के अधीन लाना और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इक्तादारों की नियुक्ति जो है वह हुआ करती थी। हर्ष में क्लर्क जो 2000 से 3000 की संख्या में थे, इन्हें द्वाब का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया जाता था। अब यहाँ पे जब हम हर्ष में कल्ब के विषय में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है या उन्हें जो है जो इक्ता होता था वो द्वाब का क्षेत्र का प्राप्त होता था और ये जो द्वाब का क्षेत्र था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था दिल्ली सल्तनत के शासन काल में, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहा हो या इल्तुतमिश का, द्वाब के क्षेत्र में ही जितना हिंदू जो शासक रहे थे लगातार उनका विद्रोह हुआ करता था और यही कारण है कि द्वाब के क्षेत्र में जो सबसे सशक्त होते थे इक्तादार उन्हें ही वहां पे नियुक्ति उनकी की जाती थी। इक्ता व्यवस्था वास्तव में 9वीं शताब्दी से ही स्थापित हो चुकी थी। आयुर्वेद जो कि 1169 से 1250 तक मिस्र में भी इक्ता व्यवस्था का इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि स्थापित करने का यहाँ पर या इनका प्रमाण हमें प्राप्त होता है जिसे मुकाता कहा जाता था, जहां खलीफा द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था। इक्ता के संदर्भ में इतिहास के पन्नों में इल्तुतमिश का नाम उल्लेखनीय है। इसके विषय में मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा की है कि इक्तादारी व्यवस्था जो है वस्तुतः इल्तुतमिश के शासन काल में ही स्थापित हुई थी। उसने अपने शासन काल के समय में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की संरचना की थी तथा इसमें इक्ता को काफी महत्व दिया गया था। सच तो यह है कि इक्ता व्यवस्था शुरू करने के पीछे इल्तुतमिश का उद्देश्य था भारतीय सामंतशाही के विनाश की रूपरेखा तैयार करना। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने वास्तव में अपने साम्राज्य को दूर दराज के प्रदेशों से जोड़ दिया था। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से बात की है इसके विषय में कि जितने भी दूरस्थ जो प्रांत थे वहां पे इक्तादारों की नियुक्ति करते हुए उन्हें भी साम्राज्य के अधीन लाने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तुर्कों को इल्तुतमिश द्वारा काफी बड़े पैमाने पर इक्ता दिया जाता था जिसका उद्देश्य रहा था कि जीते गए प्रदेशों पर एक प्रभावी शासन व्यवस्था कायम किया जा सके। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को अपने शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया था। वह समय समय पर इन इक्ताओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण भी कर दिया करता था। ये जो ट्रांसफर करने का जो पॉलिसी है इक्तादारों का, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता इल्तुतमिश के अधीन इक्तादारी व्यवस्था की रही थी, जिससे एक सुदृढ़ नौकरशाही व्यवस्था की नींव भी पड़ी थी। द्वाब के आर्थिक महत्व पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। सच तो यह है कि वह प्रथम तुर्क शासक था जिसने द्वाब के महत्व को समझा था। 2000 सैनिकों को द्वाब में बसाया गया था। उत्तर भारत के अधिकतम प्रदेश पर एक प्रभावी आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की गई थी।
यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि बलबन के शासनकाल में इक्ता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे हमें ये भी उल्लेख मिलता है बलबन के शासनकाल के समय में कि जिसे वो लगता था कि वो इक्तादार सशक्त नहीं है, उन्हें वो वहां से हटा भी दिया करता था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे, उनमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रमुख है, क्योंकि इसके अधीन भी हम कह सकते हैं कि जो इक्तादारी प्रथा रही थी उसे दिल्ली सल्तनत में पुनः स्थापित करने का या उसे सशक्त बनाने का कार्य इसी के द्वारा किया गया था। अगर हम मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम यह देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रथा को फिर से वंशानुगत बना दिया था और यही कारण रहा था कि आगे चल करके जो जागीरदारी व्यवस्था है उसने अपना जड़ें जो है भारत में फिर से मजबूत कर दिया था और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था तुगलक वंश की पतन का भी, और शायद हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आगे चल करके दिल्ली सल्तनत के पतन का भी। सच तो यह है कि इक्ता व्यवस्था उस समय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था बन गई थी। सल्तनत के अधीन प्रांत काफी सुदूर क्षेत्रों में स्थापित हो गए थे और उन सुदूर क्षेत्रों में प्रभावी शासन व्यवस्था बिना इक्ता के संभव हो ही नहीं सकती थी। इक्ता के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 फायदे रहे थे। पहला कि विजित प्रदेशों पर एक प्रभावशाली नियंत्रण कायम करना, दूसरा लगान वसूल करने तथा सैनिक जो उस समय की व्यवस्था रही थी उसे कायम करना तथा न्याय व्यवस्था को भी स्थापित करना। ये सभी जिम्मेदारी जो होती थी वो इक्तादारों की ही होती थी। सल्तनत के प्रधान को एक सहायक व्यवस्था दी गई थी जिससे कि वह मुख्य रूप से अपने शासन के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर पूरा ध्यान दे सके। तीसरा फायदा यह रहा था कि इससे जो विद्रोह रहते थे उसका भी दमन हुआ करता था। इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा अपने आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए थे, किंतु जो मूल भावना इक्ता के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है वह यह है कि सुदूर प्रांतों को इक्तादारों को सुपुर्द कर दिया जाए तथा उससे शासन व्यवस्था कायम की जा सके। यह मूल भावना सभी शासकों के काल में विद्यमान रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पुराने इक्ता को उसके वास्तविक स्वरूप में रहने दिया गया था तथा अन्य प्रांतों के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी जो गांव से बड़ा हुआ करता था। इक्तादारों को खिलजी के शासनकाल में भी वली कहा जाता था। वली को अधिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे जो मुक्ति होते थे उनके मुकाबले में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा कि जो इक्तादार होते थे उनमें वली जो थे वो सबसे प्रमुख रहा करते थे। तुगलक के शासनकाल में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा, खंडेश, दक्षिण सबसे प्रमुख प्रांत रहे थे। दोनों ही मुक्ति और वली से उम्मीद की जाती थी कि वह सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें और प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखें। इक्तादारों को सुल्तान के द्वारा असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे तथा आय व्यय का लेखा जोखा भी इन्हीं के द्वारा रखा जाता था। वली और मुफ्ती को यह निर्देश दिया गया था कि मुस्लिम कानून को बनाए रखें तथा उलेमाओं को संरक्षण प्रदान करें। प्रशासनिक न्यायिक तौर पर न्यायिक प्रशासन को भी बनाए रखना इन्हीं के अधीन रहा था। सड़क मार्गों को चोर डाकू से दूर रखना तथा वहां पर न्याय व्यवस्था और हम कह सकते हैं कि व्यवस्था कायम रखना भी इक्तादारों का ही कार्य होता था। वाणिज्य व्यापार में तरक्की के मार्ग को तलाशना यह भी एक उद्देश्य इक्तादारों की नियुक्ति की रही थी। फिरोज शाह तुगलक कारखानों को इक्ता की तौर पे ही मानते थे तथा उसका भी अपना वित्त विभाग होता था। वित्त का लेखा जोखा मुस्तरिफ और मुहर्रिस के अधीन रहा करता था जिसके कार्यों की देखरेख मुक्ता किया करता था। गुलाम शासकों के समय इक्ता को एक सैनिक अधिकारी के अधीन दिया गया था जिसे अहली जेस कहा जाता था, जिसे कभी कभी कुछ वर्षों के लिए और कभी कभी हमें उल्लेख मिलता है कि आजीवन के लिए यह पद दिया जाता था। इक्ता की भूमि दूसरे किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था और यदि किया भी जा सकता था तो सिर्फ वह एक ही आधार पे और वह था गरीबी। गुलाम शासन की अवधि में हम यह देख सकते हैं कि कभी कभी ख्वाजा नामक अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी, परंतु लेखकों द्वारा उसकी कार्यों का उल्लेख संपूर्ण तौर से नहीं किया गया है।
कभी कभी इक्ता में मुक्ता और ख्वाजा दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। इक्ता भूमि को दान देने का या दान में देने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को इक्तादारी व्यवस्था से संबंध में यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो इक्तादारी सिस्टम के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।